हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कई लोगों ने बोला कि थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी में भी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वर्क पावर एनर्जी पे वीडियो बना देते हैं। तो अभी तक बट स्टिल पहले विल रिवाइज कि हमने अभी तक क्या किया है। सिंस हम अभी तक फिजिक्स ही कर रहे हैं तो फिजिक्स में पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, क्या आता है और हमें क्या करना है ना। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और फिर उसके बाद वील बिगिन विद आवर आज की कार्यवाही। ठीक है, तो आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। एज रिवीजन इज द की। हमने किया है रिफ्लेक्शन, हमने किया रिफ्रैक्शन, हमने किया ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हमने समझा कि हमारी आई क्या है, हमारे आई के पार्ट्स क्या है, हमारी आई कैसे काम करती है। हमने देखा कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, एस्थेमिज्म क्या है। हमने देखा कि हमने देखा कि प्रेसबायोपिया क्या है। ये सब कुछ हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगर आपको मायोपिया हो जाए तो वो करेक्ट कैसे होता है, कॉनकेव लेंस की हेल्प से। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो वो ठीक कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। फिर हमने देखा कि अगर आपको प्रेसबायोपिया हो जाए तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है, जिसमें नीचे होता है कॉन्वेक्स और ऊपर होता है कॉनकेव। नाउ मुझे मायोपिया है तो मैं कौन सा यूज करती हूँ, कॉन्वेक्स। मायोपिया क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती। इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक बताती हूं मैं। मायोपिया छोटा सा नाम है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है। तो ऐसे मैंने याद किया है कि मायोपिया छोटा सा नाम मतलब कि दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा सा नाम मतलब पास की चीजें नहीं दिखती हैं। मायोपिया छोटा सा नाम मतलब दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। एंड हाइपरमेट्रोपिया बहुत बड़ा नाम, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि पास की चीजें हमें नहीं दिखती हैं। अब इसके बाद हम करने वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, प्लस जिसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, विच इज वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इसके फॉर्मूले, इसके एसआई यूनिट और क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चंस सीधे सीधे आ सकते हैं एसआई यूनिट पे। कई बार क्वेश्चंस आए हैं एसआई यूनिट पे, सीजीआई यूनिट पे। कई बार क्वेश्चन आए हैं कन्वर्जेंस पे कि सपोज अर्ग इज यूनिट ऑफ विच वर्क पावर और एनर्जी। किस चीज का यूनिट है अर्ग, जूल किस चीज का यूनिट है। 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन्स, डायन किसका यूनिट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें देखना है कि किसके कौन से यूनिट्स होते हैं। उसके बाद हमें देखना है एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है। फिर हमें देखना है फॉर्मूलेज क्या होते हैं, स्टार्टिंग विद वर्क का क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये सबको पता होगा। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, इतने ही इजी क्वेश्चंस आए हैं, इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्या पूछ लिया जाएगा कि वर्क डन किसे कहते हैं, वर्क डन किसे नहीं कहते हैं, कब वर्क डन मैक्सिमम होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है, कब वर्क डन मिनिमम होता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्क से आएंगे। उसके बाद एनर्जी। मैम एनर्जी से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। एनर्जी हम सब पढ़ चुके हैं कि दो टाइप की होती है। क्या, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चंस आएंगे बड़े सिंपल। अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो वन लाइनर न्यूमेरिकल आएंगे, जिसमें आपको या तो काइनेटिक एनर्जी दे दी होगी और मास दे दिया गया होगा, वेलोसिटी फाइंड करने दी होगी। सी हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको m और v दे दिया जाएगा और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए दी जाएगी, या फिर आपको mgh दे दिया जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए आएगी, या फिर आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाएगा, मास दे दिया जाएगा, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दी जाएगी, या फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाएगी, मास दे दिया जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबको पता ही है, इधर इट्स 9.8 और 10, और फिर हाइट पूछ ली जाएगी। इसी तरीके के सिंपल नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं। हम इन टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर करेंगे
और देखेंगे कि हमसे कुछ भी छूटे ना जो एग्जाम में आने वाला है। नाउ स्टार्टिंग विद वर्क. Work is said to be done when an object is displaced by a certain distance, when a force is acted on it. Work is a vector quantity. That it is a magnitude and a direction. हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि जो वर्क है वो है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। अब वर्क को हम लिखते कैसे हैं? वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी डॉट कॉस थीटा। नाउ ये जो कॉस थीटा है इसमें 3 केसेस बनते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें 3 केसेस बनते हैं। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1, तो वर्क डन होगा मैक्सिमम, तो वर्क डन होगा मैक्सिमम। दिस इज आवर केस नंबर 1। केस नंबर 2 इज जब हमारे थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी -1, तो वर्क डन वुड बी -FD, नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क कब होता है? नेगेटिव वर्क तब होता है, सपोज ये है मेरी एक बॉडी, ये है मेरी एक बॉडी, इस पे मैं लगा रही हूं फोर्स F, इस पे मैं लगा रही हूं फोर्स S। अब सपोज ये स्मार्ट बोर्ड मेरी बॉडी है, ठीक है, इसमें मैं फोर्स लगा रही हूं F, पर ये फोर्स से क्या मैं ये दीवार या ये बोर्ड हिला पा रही हूं? नहीं, मैं बोर्ड नहीं हिला पा रही हूं। क्यों? कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो द फ्रिक्शनल फोर्स इज बिगर देन द फोर्स अप्लाइड बाय मी, तो ऑब्वियसली बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इस टाइम पे वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। क्यों? एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री आई एम पुशिंग बट इट्स नॉट मूविंग कॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? So the work done would be negative. This is our second case. Then comes the third case. Third case क्या है? When theta is 90 degree, तो cos theta would be 0. तो work done would be 0. Exactly. That's why it's been said कि if you're carrying something on your head and you're walking and the work done is 0. Why is it 0? Because the angle is 90. You're walking and the load is above your head, तो जो एंगल है वो 90 है, एंड हमें पता है कि अगर थीटा 90 होता है तो कॉस थीटा 0 हो जाता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है? 0। अगेन वर्क डन और कब 0 होता है? वर्क डन तब 0 होता है जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो अगर आप अपने घर से गए सुपरमार्केट और सुपरमार्केट से वापस घर आ गए, तो अभी आपका नेट वर्क डन कितना हो गया? ऑल्दो आपने काफी सारी शॉपिंग की और काफी सारे बैग्स कैरी किए, बट नेट वर्क डन इज 0 बिकॉज योर नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो हमारा वर्क किस किस पे डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, वर्क डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और कॉस थीटा पे। It is a vector quantity. It is a vector quantity because it depends upon magnitude as well as direction. तभी तो जब हमारा displacement है, displacement is also a vector quantity. Distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. That's why our work done is also a vector quantity, which depends upon magnitude and direction. Work done is equals to force into displacement FD cos theta, and the SI unit is joule. The SI unit is joule. Remember this, the SI unit of work done is joule. Now, ये तो हो गई SI unit work done की। अभी work done की एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं 1 joule is equals to 1 joule is equals to 10 raised per 7 arg. 10 raised per 7 arg. Mind you, this is a asked question कि 1 joule is equals to how many arg? तो 1 joule is equals to 10 raised per 7 arg. Then 1 joule is equals to 10 raised per 5 dian. 1 joule is equals to 10 raised per 5 dian. This is all you need to remember in work done. This is all you need to remember in work done. अब एक और कॉन्सेप्ट है,
अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने की जरूरत है, जिसपे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं? आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड एन एग्जांपल ऑफ हाउ न्यूमेरिकल्स माइट कम। सी, the question might be, example of the question might be, if force is given to you, suppose 3x square plus 5x plus 3, where x1 is equals to 0 and x2 is equals to 10 meter. If this is a question and it's given, find work done. Find work done when force is given to you. Force is 3x square plus 5x plus 3, where x1 is 0 and x2 is 10. अभी x क्या है? x हमको बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है. डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 0 to 10. And force is, this is a equation which you need to solve from integration. As we know, W is equals to integration of f dx. और x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? From x1 to x2. हमें सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें एक फोर्स दिया होता है और x की वैल्यू दी होती है और हमें वर्क डन फाइंड करना होता है. तो इसमें हमें क्या करना है? हमें सिंपली इस इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है. चलिए देख लेते हैं कैसे करना है. इसमें हमें रखना है फ्रॉम 0 to 10 3x square plus 5x plus 3. अब हमें पता है कि 3x square का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इट वुड बी 3x cube upon 3 and limit is from 0 to 10 plus 5. x का क्या हो जाएगा? x square upon 2 and the limit would be from 0 to 10 plus 3 का क्या हो जाएगा? 3 and this would be an x and limit is again from 0 to 10. अब इसके बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो हम जो हमारा x है उसकी जगह पे 10 minus 0 लिख देंगे, सिंपली जैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. तो here it would be 3 into 10 minus 0 whole cube upon 3 plus 5 into 10 minus 0 whole square upon 2 plus 3 into 10 minus 0. And once we solve it, we'll get an answer of 1280 जूल. तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जहां आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड वर्क डन और आपको फोर्स गिवन होगा एक इक्वेशन के फॉर्म में. आपको सिंपली इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है. एज वी ऑल नो, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और x की वैल्यू. x क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ है, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसे ही हम हमारे इक्वेशन में डालेंगे हमारा आंसर झट से निकल आएगा, जैसे ही हम हमारी इक्वेशन सॉल्व करेंगे. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. एनडीए तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता ही है. अभी सीडीएस ने भी ट्रेंड फॉलो कर दिया ऐसे क्वेश्चंस पूछने का. 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे एंड यू आर गुड टू गो. एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद वर्क done and power. Work is not done when the force applied does not move the rock. जैसे मैंने आपको समझाया था, नेगेटिव हो जाएगा जब ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. this is the force that we are applying and this is the frictional force. तो यहां पर हमारा वर्क डन हो जाता है F D cos 180. तो इट इज नेगेटिव FD. तो हमारा वर्क डन होगा? नहीं, हमारा वर्क डन नहीं होगा. एंड वर्क इज डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड मूव द रॉक. जब फोर्स अप्लाई हमने किया और रॉक एक्चुअल में मूव हो गया तो वील से कि हाँ भाई काम हो गया, वर्क इज डन, विच इज FD cos
थीटा की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, थीटा की वैल्यू होगी 0, तो इट वुड बी एफ डी, cos cos थीटा व्हेन इट्स 0 इट इज इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू एनर्जी. एनर्जी में हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय अ बॉडी. द SI unit is joule and it is a scalar quantity. Very important, it is a scalar quantity. हमने देखा कि वर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो एनर्जी है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है. सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, वेदर एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, वेदर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑब्वियसली इतने इजी क्वेश्चन गलत करके आने का कोई मतलब नहीं निकलता है. तो नोट डाउन कि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड ओनली एंड नो डायरेक्शन. एनर्जी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है, नो डायरेक्शन. फिर there are many different form of energy such as chemical energy, then there is nuclear energy, then there is thermal energy, solar energy, wind energy, geothermal energy, mechanical energy, sound energy, light energy, etc. The law of conservation of energy, very important. The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor it could be destroyed. It can be nor destroyed. It can be transferred from one form to another. एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है, ना क्रिएट की जाती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है. फिर एनर्जी developed in a body due to work is done on it is called mechanical energy. Mechanical energy is of two type, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब हमें ध्यान से देखना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं. पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv². इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको क्वेश्चन में m की वैल्यू, v की वैल्यू दे दी जाएगी और काइनेटिक एनर्जी पूछी जाएगी. यू वुड बी आस्क्ड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. क्या होगा आंसर, टेल मी, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. टेल मी द एनर्जी ऑफ tell the kinetic energy of a body of mass 2 kg moving with a velocity of 2 meter per second. क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू रखिए एंड आंसर पाइए, विच इज 4. राइट. अब इसके बाद आएंगे आपके पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस. तो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस क्या होंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट. क्वेश्चंस कैसे आएंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg dropped down. Now either you would be given gravitational force or you have to assume, so you can assume it 10 and then from a height of say 4 kilometer. तो इसका आंसर क्या होगा, 80. Now very important, mechanical energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. Mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सम है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh. अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देने का मन किया, सीडीएस का या एनडीए का, इन जनरल अगर यूपीएससी का मन किया कि चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, तो आपको काइनेटिक एनर्जी दे देंगे और मास दे देंगे और वेलोसिटी पूछ ली जाएगी. तो क्या ये टफ है. अगर बोल दिया गया कि काइनेटिक एनर्जी है 8 और मास है 2 और वेलोसिटी हमें पता नहीं, तो क्या हम वेलोसिटी पता लगा नहीं सकते, wouldn't it be 2√2 मीटर पर सेकेंड इज आवर वेलोसिटी, राइट. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. सिमिलरली इन पोटेंशियल एनर्जी दे माइट से कि if potential energy is say 60 and mass of the body is 2,
नाउ वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स तो 10 ही होगा, तो हाइट क्या होगी, तो हाइट हो जाती है 3 मीटर्स, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार जस्ट जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूले, जस्ट गो थ्रू द यूनिट्स, SI यूनिट्स, और कुछ चीजें जो मैं बता रही हूं, जैसे कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पोलली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ये आपको सेंटेंस वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देन देयर आर फ्यू मोर थिंग्स। ये तो हो गई है हमारी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। नाउ दे माइट आस्क यू द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अब हमको पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है m इंटू v। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है। अब व्हाट वी विल डू इज we'll derive the equation. We'll write it momentum is equals to m into v. If we square it both side and then we half it both side. हमने पहले दोनों साइड स्क्वायर किया, फिर हमने दोनों साइड हाफ किया। नाउ क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ m अलग से लिख दिया और फिर उसके बाद m को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो p² अपॉन 2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² by 2m। They'll ask you relation between kinetic energy and potential energy। तो now we know कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2m, ठीक है। इसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में फोर्स और k कांस्टेंट को डिफाइन करो। सो सी व्हेन दे टॉक अबाउट स्प्रिंग, इन स्प्रिंग वी हैव फोर्स इज इक्वल्स टू -k इंटू x। ये जो x है ये है डिस्प्लेसमेंट और ये जो k है, दिस k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। You need to remember this equation as well, and this is all that you need to remember in energy. Now moving on power. What is power? See, in this example, this is potential energy. I think you all might know up till now कि जो हमारी potential energy होती है, potential energy is cause of height. अगर मैं इस पेन को ऐसे होल्ड करती हूँ और फिर इस पेन को गिरा देती हूँ, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज कॉज ऑफ हाइट। अब अगर एक ईट किसी को फेंक के मारती हूँ तो लगेगी, ठीक है। अगर एक ईट ऐसे पीछे ले जाके किसी को फेंक के मारती हूँ फुल फोर्स के साथ तो लगेगी, पर अगर एक ईट ऐसे लेकर के जाके पिटिक कर देती हूँ तो क्या वो लगेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो जो बुलेट से गोली निकल करके सामने वाले को लगती है, जो AK-47 राइफल से बंदूक से गोली निकल करके लगती है, वो गोली किस वजह से लगती है? वो लगती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, राइट। अगर हम एक ईट को इस हाइट तक लेकर के जाएं और फिर नीचे पैर डालें और फिर वो ईट गिरा दें तो पैर पे लग जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से। उस ईट की वजह से लगेगी क्या? नहीं। तो सिमिलरली सी, ये कार का एग्जांपल है कि जब ये कार ऊपर जा रही थी तो हमें से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, ठीक है। अब जो कार यहां आ चुकी है तो इसमें क्या है? इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें है पोटेंशियल एनर्जी इज कॉज ऑफ द हाइट ऑफ द कार, होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये नीचे जाएगी स्पीड में, ये स्पीड किसकी वजह से आई? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, राइट।
देन मूविंग ऑन, ये काइनेटिक एनर्जी हम सारा कुछ देख चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर kinetic energy possessed by a body moving with a velocity is known as kinetic. The energy possessed by a body moving with a velocity is known as kinetic energy. Kinetic energy का SI यूनिट क्या होता है? जूल. इन जनरल एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है? जूल. तो अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, या आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, या आपसे मैकेनिकल एनर्जी पूछा जाए, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो SI यूनिट क्या होगा? जूल. Then a bullet fired from a gun has kinetic energy. Falling off an apple from a tree have kinetic energy. A car moving has a kinetic energy in it. See, now this is, now again potential energy we have already seen. Potential energy is the energy stored in a body due to its position above the earth surface. अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पोजीशन पे बॉडी होती है, उस पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास m एंड इन kg. जो हम मास लेते हैं वो हम लेते हैं किसमें? kg में. अबव अर्थ सरफेस ऑफ हाइट इन मीटर. हाइट को हम किसमें लेते हैं? मीटर्स में. इज गिवन बाय U is equals to mgh, जो हम पहले ही देख चुके हैं. mgh, राइट. पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? mgh. और फिर इसके एग्जांपल्स क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ वाटर टैंक एट अ हाइट. एनर्जी जो हमारे वाटर टैंक, सी जो अगर आपका 2 स्टोरी या 3 स्टोरी फ्लोर जो घर होगा उसमें आपने देखा होगा जो वाटर टैंक होता है उसमें जो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे जो नल लगा होता है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स से पानी आता है, और जो टॉप फ्लोर पे नल लगा हुआ होता है उसमें सबसे कम फोर्स से पानी आता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा अगेन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है, क्योंकि जितना नीचे पानी जाता है, जितनी ज्यादा हाइट पे टंकी होती है उतना ज्यादा फोर्स से पानी नीचे गिरता है, कॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. देन अ हेलीकॉप्टर मूविंग एट अ हाइट. एक हेलीकॉप्टर जो बहुत ही हाइट पे कर रहा है वो हॉर्निंग, अ हेलीकॉप्टर हॉर्निंग एट अ हाइट. सी जब भी किसी भी चीज को हम एक हाइट पर लेकर के जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी आएगी, वंस अगेन उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल. ऑब्वियसली अगर एक टेबल, वैसे मुझे तो ईट का एग्जांपल ही सबसे अच्छा लगता है. जस्ट एक ईट लेकर के जाओ, किसी को भी बताना हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्सप्लेन करना हो तो उससे बोलो पहले तो इतना सारा कुछ एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद मेरा वीडियो दिखाओ, उसके बाद अपने नोट्स दिखाओ, उसके बाद बोलो कि एनसीईआरटी रीड करे. फिर भी वो बोले कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ में आई ना, तो उससे कहो कि कोई बात नहीं, तू पैर आगे कर, मैं ईट लेके आता हूं. एंड देन दिस इज योर ईट, दिस इज द पैर, और फिर समझ में आ ही जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. वेल आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आ गए होंगे. अब सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज इट हैविंग? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तो यू नो कि जो हाइट की वजह से एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है. फिर पूछ लिया जाएगा, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज इट हैविंग? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तो अब आपको पता है कि उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए. आपने मेरे साथ में ही नोट्स बना लिए होंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट. उन नोट्स को रिवाइज कीजिए. एक बार मॉर्निंग में आपको फिर से नोट्स रिवाइज करने हैं, एंड यू आर डन विद वर्क, पावर एंड एनर्जी. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. I'll meet you soon with another topic, whatever you suggest me, another video. Up till then, please keep on revising, keep on working hard, stay safe, stay at home, study hard. Thank you. And also do like, share, subscribe and comment down. जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ उनके आंसर्स मुझे कमेंट में चाहिए हैं, ओके? और कमेंट में आप ये भी बताइए कि कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, सो दैट आई विल मेक वीडियो ऑन द टॉपिक यू फील डिफिकल्ट. Okay, that's all from my side. Thank you so much.